अजित डोवल, एक्स रॉ एजेंट, करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। रामेश्वर नाथ काव, एक्स रॉ एजेंट, फाउंडर ऑफ रॉ एंड फर्स्ट चीफ। विक्रम सूद, एक्स रॉ एजेंट, फॉर्मर रॉ चीफ। ये जितने भी नाम अभी आपने सुना वो सब इंडिया के टॉप रॉ एजेंट्स रह चुके हैं अपने टाइम पर। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसा भी रॉ एजेंट था जिसने 8 साल पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करके मेजर की रैंक हासिल की, और अपने इसी रैंक की वजह से उनको पाकिस्तान आर्मी और उनके सीक्रेट एजेंसी की हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पता चल जाती थी, जिस इंफॉर्मेशन को वो अपने नेटवर्क की हेल्प से इंडिया सेंड करवा देते थे, जिससे इंडियन सीक्रेट एजेंसी को पाकिस्तान के हर एक अपकमिंग मूव का इंफॉर्मेशन पता रहता था। उन 8 सालों में पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी या उनके आर्मी को उनके ऊपर किसी भी तरीके का शक नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस जिसने उनकी असली आइडेंटिटी पाकिस्तान आर्मी के सामने ला दी, और जिस वजह से उनको पाकिस्तान में 18 सालों तक टॉर्चर किया गया। उन 18 सालों में एक बार भी इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंडिया वापस लाने का ट्राई भी नहीं किया, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की जेल में उनकी क्या हालत है अभी। तो जिस एजेंट की आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एजेंट कोई और नहीं, लेट रविंदर कौशिक सर हैं, और जानेंगे कैसे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और उनके सीक्रेट एजेंसी को 18 सालों तक छलावे में रखा। ग्यारह अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है रविंदर कौशिक का। उनके फादर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे, जबकि उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी। इनका बचपन आम बच्चों की तरह ही था और इन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से कंप्लीट की, जबकि उनका बचपन का एक फेस इंडो पाक वॉर में भी बीता है, क्योंकि उनकी सिटी से पाकिस्तान का जो बॉर्डर था वो महज 25 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से इस वॉर का इम्पैक्ट रविंदर कौशिक के लाइफ में भी पड़ा, जिससे उन्हें अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून सवार हो गया। जब वो अपने कॉलेज के दिनों में थे तो वो पार्ट टाइम में मोनो एक्टिंग और मिमिक्री परफॉर्म किया करते। जब भी वो परफॉर्म करते थे तो उनका हर एक रोल या तो कोई इंडियन आर्मी ऑफिसर पर होता था या इंडियन सोल्जर पर होता था। उनकी इसी एक्टिंग की वजह से उनको अपने कॉलेज के तरफ से नेशनल थ्रेटिकल फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिला, जिस वजह से उन्हें लखनऊ जाना पड़ा। उसी नेशनल थ्रेटिकल फेस्टिवल में उन्होंने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर पर मोनो एक्ट परफॉर्म किया, जिसमें चाइनीज आर्मी उस इंडियन आर्मी ऑफिसर को टॉर्चर कर रहे थे इंडिया के सीक्रेट्स निकलवाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाइनीज आर्मी को नहीं देते हैं। उनकी एक्टिंग इतनी शानदार होती है कि जो ऑडियंस वो परफॉर्मेंस देख रहे थे उनको सच में लग रहा था कि कोई चाइनीज आर्मी सच में एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को टॉर्चर कर रहे हैं। उनके उसी एक्टिंग ने वहां आए हुए 2 रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर का अटेंशन अपने तरफ खींचा। उनके प्ले खत्म होने के बाद वो दोनों रॉ के ऑफिसर्स रविंदर कौशिक को अप्रोच करते हैं उन्हें रॉ ज्वाइन करने के लिए, और रविंदर कौशिक उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1983 में जब रविंदर कौशिक का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो वो अपने फादर को कहते हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं अपने नए जॉब के लिए, जबकि वो रियलिटी में 2 साल के लिए रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग, जिसे रॉ कहा जाता है, उसके ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, जहां पर उन्हें ट्रेन किया जा रहा था एज अ रेसिडेंट एजेंट, और उन्हें वहां फ्लुएंट उर्दू और पंजाबी बोलना सिखाया जा रहा था, और उन्हें इस्लाम के सारे तौर तरीकों से वाकिफ कराया जा रहा था। फिर उन्हें पाकिस्तान के ज्योग्राफी और स्कल्पचर्स के बारे में पूरा फैमिलियर कर दिया गया, और उनके ऊपर इस्लाम का एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म किया गया जिसे सुन्नत कहा जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से एक मुस्लिम मैन लगे। 1975 तक उनका हर एक इंडियन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को वाइप आउट कर दिया गया। फिर रॉ उन्हें एक नई आइडेंटिटी देती है नबी अहमद शकीर के नाम से, और उसके बाद उनका नया रेसिडेंट इस्लामाबाद पाकिस्तान होता है। फिर आता है 1975 का वो साल जब रविंदर कौशिक को पंजाब बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान भेजा जाता है। वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं LLB करने के लिए। उनके LLB डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करते हैं। उनके सालों के हार्डवर्क, प्रिपरेशन और डिलीजेंस की वजह से पाकिस्तान आर्मी उनको मेजर की रैंक में प्रमोट करती है, जो कि एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट था इंडियन सीक्रेट एजेंसी के लिए। और जो भी स्किल उन्होंने इंडिया में सीखा था अपने ट्रेनिंग पीरियड में, उन सब स्किल को यूज करके उन्होंने इंडियन सीक्रेट एजेंसी को बहुत सारे हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया सेंड किए, जिसमें मिलिट्री सीक्रेट्स, एटॉमिक प्लांट और आर्मी रिफॉर्म जैसे इंफॉर्मेशन इंक्लूड था, जिस वजह से रॉ को पाकिस्तान के हर एक अपकमिंग प्लान के बारे में पता चल जाता था। और इसी वजह से 1979 से 1983 के बीच में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें इंडिया को बहुत बड़ी एडवांटेज मिली थी। The brief war between India and Pakistan. Indian reinforcements were moving up, putting an end to the conflict that has cost 5,000 lives. As this report comes from the Indian side, it shows Ambala. जब वो आर्मी में मेजर की रैंक में सर्विस कर रहे थे
तब उन्होंने उन्हीं की आर्मी के यूनिट के सर्विस करने वाले टेलर की बेटी, जिसका नाम अमन्नत था, उससे शादी की और सोर्सेस का कहना है कि उनका एक बेटा या बेटी हुआ था, जो अभी तक कंफर्म नहीं है। उनके इतने साल के सर्विस में ना तो पाकिस्तान आर्मी को उनकी असली आइडेंटिटी पता चली, ना उनके वाइफ को। उन 8 साल के टेन्योर में वो इंडिया 3 से 4 बार आए थे। वो जब भी आते थे वो सबसे पहले पाकिस्तान से दुबई जाते थे, फिर दुबई से इंडिया आते थे बिना किसी को पता चले। साल 1979 से 1983 तक उन्होंने अपनी सर्विस में इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंडिया सेंड की, जिस वजह से इंडिया की सीक्रेट एजेंसी और तब की प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी ने उनके बहादुरी को देखकर उनको एक निक नेम दिया, द ब्लैक टाइगर। फिर उसी साल सितंबर 1983 में रविंदर कौशिक का लाइफ का सबसे बुरा फेज शुरू होता है, जब RNAW एक रॉ एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजती है रविंदर कौशिक से मिलने के लिए। जब इनायत मसीह पाकिस्तान में एंट्री करने वाले थे, तभी बॉर्डर में इनायत मसीह को अरेस्ट कर लिया जाता है ISI के द्वारा। जब ISI इनायत मसीह से इंट्रोगेट करती है तो इनायत मसीह कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर जब ISI इनायत मसीह को टॉर्चर करती है, तब इनायत मसीह सारी डिटेल्स बता देते हैं कि वो किस लिए आए थे पाकिस्तान, और तब ISI को रविंदर कौशिक की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। जब ISI रविंदर कौशिक की सारी डिटेल्स निकालते हैं तो उन्हें उनका कोई भी पास्ट एविडेंस नहीं मिलता है, ना कोई नेबर, ना कोई रिलेटिव जो उन्हें जानता हो, और ISI के पास कोई भी प्रूफ नहीं था रविंदर कौशिक को अरेस्ट करने के लिए। तब ISI एक प्लान बनाती है कि वो रविंदर कौशिक को एविडेंस के साथ ही अरेस्ट करेंगे। तब वो इनायत को कहते हैं कि तुम वहीं जाओ जहां पर तुम्हारी रविंदर कौशिक से मिलने की बात हुई थी। जब रविंदर कौशिक इनायत मसीह से पाक में मिलने जाते हैं, तब उन्हें पाकिस्तान आर्मी इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती है और पाकिस्तान आर्मी रविंदर कौशिक के ऊपर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एनिमी कंट्री को सेंड करने के चार्जेस लगा देती है। फिर उन्हें सियालकोट जेल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें 2 साल तक टॉर्चर किया जाता है। उनसे सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई की जाती है, लेकिन रविंदर कौशिक एक भी डिटेल्स इंडिया के बारे में नहीं देते हैं। 1985 को रविंदर कौशिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उनके चार्जेस पर कोर्ट उनको फांसी की सजा देती है। लेकिन फिर 1990 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देती है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। जब रविंदर कौशिक अरेस्ट होते हैं, तब उनकी उम्र महज 29 साल होती है। रविंदर कौशिक को पाकिस्तान के अनगिनत जेलों में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कोट लखपत जेल में अपने जीवन का 11 साल बिताते हैं। जब वो जेल में थे, तब उन्होंने अपने फैमिली को 6 खत भेजे थे, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो क्या काम करते हैं, भी उनकी क्या हालत है। उन सब खत में से उनके फैमिली को एक ही खत मिलता है, जिसमें उन्हें रविंदर कौशिक की असली जॉब के बारे में पता चलता है और अभी उनकी क्या हालत है। उसके बाद उनके भाई और उनकी मम्मी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट से आर्ग्यू भी करती हैं कि किसी तरह रविंदर कौशिक को पाकिस्तान से वापस लाया जाए। उनकी फैमिली ने बहुत सारे लेटर्स लिखे इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उनकी मम्मी ने उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि he had been exposed. Kaushik would have been a senior army officer of Pakistan government by now, continuing it the coming year, serving India secretly. रविंदर कौशिक ने अपने एक लेटर में लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलती है। उनकी फैमिली को रविंदर कौशिक का एक और लेटर मिलता है, जिसे रविंदर कौशिक ने अपने डेथ के 3 दिन पहले लिखा था। Had I been an American, I would have been out from this jail in 3 days. और कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि 1976 में 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था, और इस शख्स का जो असल नाम है वो है रविंद्रा कौशिक, लेकिन इसने अपना नाम तब्दील किया और इसका नाम बन गया जी नबी अहमद। मल्टीपल रिपोर्ट्स का कहना है रविंदर कौशिक की डेथ पाकिस्तान के सेंट्रल जेल मुल्तान में होती है, और कहा जाता है उनको पल्मोनरी टर्बोक्लोसिस और हार्ट डिजीज हुआ था, और उनके शव को मुल्तान जेल के पीछे ही दफन कर दिया जाता है। रविंदर कौशिक के भाई RK कौशिक कहते हैं कि he will always remain important for me, but for the country he was just another agent. RK कौशिक कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने रविंदर कौशिक के डेथ के बाद उनके फैमिली को हर महीने मंथली पेंशन भेजा करते थे। पहले कुछ साल 500 रुपीज़ मिलता था, फिर उसको कुछ साल बाद बढ़ाकर 2000 रुपये महीना कर दिया गया 2006 तक, जब तक उनकी मम्मी जिंदा थी। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि रविंदर कौशिक की वाइफ आमता का डेथ 2012 से 2013 के बीच हो गया था, और उनके बेटी या बेटे के बारे में कोई भी ऑफिशियल डिटेल अभी तक नहीं है।